हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैप्टर में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था द राइज ऑफ हिटलर को। द राइज ऑफ हिटलर जो है वो हमने देखा था कि किस तरीके से हिटलर का राइज हुआ था। और ये हमने देखा था कि हिटलर जो है क्या था, अच्छा स्पोक्समैन था। और इसने किस तरीके से क्या किया था, अट्रैक्ट किया था सबसे ज्यादा किसको, यूथ को, अट्रैक्टेड यूथ, ठीक है। और इसने जर्मन पीपल जो हैं उनको विजन करवाया कि वो आने वाली जो परेशानियां हैं सबसे मुक्ति दिलाएगा। और जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी जो है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है उससे जो बेइज्जती जो है, डिसऑनर जो हुआ है जर्मन पीपल का, उस रेस्पेक्ट को भी रीस्टोर करेगा। तो ये प्रॉमिस किसने किए, हिटलर ने। और इस तरीके से जर्मनी जो है उसमें क्या शुरू हो गई, जर्मनी में हिटलर की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से हिटलर के राइज होने के बाद, यानी हिटलर का जर्मनी पर कंट्रोल करने के बाद, जर्मन पीपल पर कंट्रोल करने के बाद डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन जो है वो कैसे हुआ। जर्मनी में जो डेमोक्रेसी थी, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी आई हुई थी, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। क्योंकि आपको पता है जब डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो किसके लिए कोई रूम नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी के लिए कोई रूम नहीं रहेगा। क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है उसमें क्या होता है, डिक्टेटर जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है, फाइनल पावर उसी के हाथों में होता है, तो वो अपनी इच्छा से बिहेव करता है। तो अब ये डेमोक्रेसी जो थी इसका क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हुआ। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर। अब देखिए जिस तरीके से नाजी पार्टी जो है वो ग्रो करती जा रही थी, हिटलर जो है उसका प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस जो है वो जर्मन पीपल पर बढ़ता जा रहा था। तो उसको देखकर हिटलर जो है क्या हो गया था, एक इन्फ्लुएंशियल पीपल हो गया था। तो 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट जो था जर्मनी का, कौन, हिंडेनबर्ग, ये ऑफर करता है किसको, हिटलर को, क्या कि आप चांसलर बन जाइए, यानी चांसलरशिप जो है ऑफर करता है, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो था, यानी जर्मनी का जो मंत्री परिषद जो था उसमें हाईएस्ट पोजीशन होती है चांसलर की। और वो पोजीशन किसको ऑफर की गई, हिटलर को ऑफर की गई। बट नाउ द नाजीज हैड मैनेज्ड टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। लेकिन अब जो है नाजी जो है, नाजी पार्टी के लोग जो है या नाजी सपोर्टर्स जो हैं, उन्होंने मैनेज कर लिया था कि किस तरीके से कंजर्वेटिव जो है उनको रैली किया जाए और कोज जो थे, कारण जो थे इसके, उसको रैली किया जाए, कंट्रोल किया जाए। हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। और जैसे ही हिटलर जो है चांसलर बन जाता है और उसके पास पावर आ जाती है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक रूल का स्ट्रक्चर जो है उसको डिसमेंटल करता है, यानी खत्म करता है।
A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. और उसके बाद जर्मन पार्लियामेंट रिच स्टेक जिसको कहा गया है, उसमें क्या होता है, एक रहस्यमयी आग लग जाती है। रहस्यमयी आग लगने के कारण उस इमारत में फरवरी में हिटलर का जो मूव है, किसका, डेमोक्रेटिक रूल को डिसमेंटल करने का, वो और ज़्यादा सफल हो जाता है। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been granted by the Weimar Constitution। और ये जो फायर डिक्री हुई यानी आगजनी जो हुई कहाँ, इस जर्मन पार्लियामेंट में, कब, 28 फरवरी 1933 को। इससे इनडेफिनेटली क्या हुआ, यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो सिविक राइट्स जो थे, नागरिकों के जो अधिकार जो दिए हुए थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है या फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ये सारे क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। ये पावर्स दिए किसने थे, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने। यानी डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स जो थे, जर्मन सिटीजन्स जो थे, उनको कुछ पावर्स दिए गए थे, राइट्स दिए गए थे, जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू प्रेस, राइट टू असेंबली। तो ये सारे राइट्स जो हैं उनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया था। देन ही टर्न्ड ऑन हिज arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। इसके बाद हिटलर जो है किसकी तरफ मुड़ जाता है, आर्क एनिमीज की तरफ। जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो ये ऐसे आर्क एनिमीज की, यहाँ से शुरू हुआ, सबको निपटाना है, तो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आ जाते हैं, आ जाते हैं आपके कम्युनिस्ट। तो ये कम्युनिस्ट जो हैं, ये इनको क्या किया जाता है, जल्दी से पैक कर दिया जाता है, कहाँ, कंसंट्रेशन कैंप्स में। ये कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे, ये हिटलर ने बनवाए थे, जहां पर लोगों को नए नए तरीके से मौत दी जाती थी, मारा जाता था। किलिंग सेंटर्स थे कंसंट्रेशन कैंप्स। यहाँ पर जो है सफरिंग्स दी जाती थी, बहुत ज़्यादा पीड़ा, यातनाएं जो है वो लोगों को दी जाती थी। तो कम्युनिस्ट लोग जो थे, सबसे पहले उन्हीं को पैक किया गया, कहाँ, कंसंट्रेशन कैंप्स में। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सीवियर। अब ये कम्युनिस्ट लोग जो थे, इनके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, रिप्रेशन किया गया था, वो बहुत ज्यादा सीवियर थे, यानी गहरे थे। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ ड्यूसेल्डॉर्फ, ए स्मॉल सिटी ऑफ 500,000 पॉपुलेशन, 1440 वर दोज ऑफ द कम्युनिस्ट अलोन। अब देखिए कि अरेस्ट फाइल्स जो थी, यानी ड्यूसेल्डॉर्फ जो एक छोटा सा शहर जो था जर्मनी का, उसमें लगभग 500,000 पॉपुलेशन थी, आधी मिलियन जनसंख्या थी, जिसमें से बचे कितने, 6,808। ठीक है, 1440 जो है वो क्या थे, कम्युनिस्ट थे अकेले। टोटल में से इतने ही सरवाइव कर पाए, बाकी 1440 जो है वो कम्युनिस्ट थे, जिनको कहाँ भेज दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया। They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। अब आप देखेंगे कि पूरे देश में 52 तरीके के लोग जो थे वो शिकार थे, किनके, नाजियों के। यानी 52 तरीके के लोगों को जो है पनिश किया गया था या यातनाएं दी गई थी नाजियों के द्वारा, और उन 52 में से एक थे कम्युनिस्ट। तो 51 और बच गए। तो कितने लोगों को, तो कम्युनिस्ट कितने थे, 1440 जो है कम्युनिस्ट थे एक छोटे से शहर में, तो पूरे देश में तो कितने होंगे। तो सभी को जो है क्या किया गया, यातनाएं दी गई। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। अब 3 मार्च 1933 को एक नया और प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट जो है वो पास किया गया। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। और इसी अधिनियम से जर्मनी में क्या आ गई,
डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप आ गई, यानी तानाशाही आ गई। It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree। और अब देखिए, जैसे ही डिक्टेटरशिप आया जर्मनी में, इसने क्या किया, हिटलर को सारी पावर्स दे दी। यानी डिक्टेटरशिप ने हिटलर को जो है वो सारी पावर्स दे दी, जिससे पार्लियामेंट जो है उसको साइडलाइन में कर दिया गया, और जो डिक्री का रूल जो था, यानी नियमों का जो रूल जो था, उसको खत्म कर दिया। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates। अब जर्मनी में जितने भी राजनीतिक दल थे या ट्रेड यूनियंस जो थे, सबको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। सिर्फ छोड़ा गया किसको, नाजी पार्टी और उससे जुड़े जो ग्रुप थे उन्हीं को छोड़ा गया। बाकी जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे या फिर पार्टी जो थी या यूनियन ट्रेड यूनियंस थे, सबको बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई। द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। अब स्टेट का कंट्रोल यानी हिटलर का कंट्रोल जो है, पूरा कंट्रोल जो है किस पर हो गया, जर्मनी की इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर। यानी सारे पावर्स जो है किसके पास आ गए, वो हिटलर के पास आ गए, और अब हिटलर ही हर चीज को कंट्रोल कर रहा था। यानी डिक्टेटरशिप आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई तो अब डेमोक्रेसी का तो चांस ही नहीं बचना था। Special surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazis wanted। अब नाजी जिस तरीके से समाज को चलाना चाहते थे और नियंत्रित करना चाहते थे, उनके लिए अपने हिसाब से स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बनाई गई। यानी अपनी इच्छा से सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स जो है हिटलर ने या नाजी पार्टी ने बनाई। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and the security service। अब देखिए, जो पहले से रेगुलर पुलिस थी हरी वर्दी में, इसके अलावा और भी कई तरीके की पुलिस जैसे ऐसे या स्टॉर्म ट्रूपर्स, तूफानी टुकड़ी, जिनमें गस्टापो जो है राज्य की सीक्रेट पुलिस थी, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड था, फिर क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, इस तरीके से कई तरीके की पुलिस और तैनात कर दी गई। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। अब देखिए, ये विशेष एक्स्ट्रा यानी और ज़्यादा संवैधानिक शक्तियाँ थी जो नया न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स बनी थी। ये फोर्सेज जो है न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो थी, इनसे क्या मिला, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला, यानी संविधान से ज़्यादा पावर मिला। और नाजी राज्य जो है यानी जर्मनी जो है वो क्या बन गया, इसकी रेपुटेशन कैसी हो गई, अब सबसे भयानक अपराधी देशों में होने लगी। किसकी, जर्मनी की। People could now be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps। अब लोग जो थे उनको गस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स में, जहाँ ये जो सीक्रेट पुलिस जो थी, सीक्रेट स्टेट पुलिस जो थी, ये अपने चैम्बर्स में ले जाती और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेन करती, मारती, पीटती, पीड़ाएं देती। उसके बाद राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, उनको एक जगह घेरा जाता और फिर कहाँ ले जाया जाता, उन कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाया जाता जहाँ विभिन्न तरीकों से मारा जाता था। डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स, और फिर उन लोगों को मजबूरी में यानी जबरदस्ती जो डिपोर्टेड एट विल कि या तो उनकी इच्छा से या फिर जबरदस्ती उनको क्या अरेस्ट किया जाता था बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी।
अब पुलिस फोर्स जो थी उसको तो इतनी शक्ति मिल गई कि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। जिसको अरेस्ट करना है करे, जिसको मारना है मारे। देखिए न्यू वर्ड्स में हमें कंसंट्रेशन कैंप दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैंप्स जहां पर विभिन्न तरीकों से लोगों को मारा जाता था। तो क्या है, एक कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि एक ऐसा कैंप जहां पर लोग जो है उनको एकांत में रखा जाता था और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के डिटेन किया जाता था, मारा पीटा जाता था। टिपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। और फिर ये कंसंट्रेशन कैंप्स जो होते थे, यातना घर जिसको हम कह सकते हैं, इनके चारों ओर एक फेंस होती थी, तारबंदी होती थी, जिनमें बिजली का करंट जो है वो होता था। कांटेदार वायर फेंस होती थी और उसमें करंट भी होता था कि ताकि बाहर कोई निकल नहीं पाता था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। destruction of democracy। ठीक है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का विनाश हुआ और किस तरीके से डिक्टेटरशिप जो है उसका उदय हुआ, हमने देखा। और हिटलर, नाजी पार्टी एंड हिटलर, जो है ये क्या बन गए, डेस्पोटिक रूलर। डेस्पोटिक यानी टायरनी। निरंकुश। ठीक है, अब हम देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से ये जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप कैसे आई, नाजी पार्टी और हिटलर की टायरनी आई, या डेस्पोटिक रूल जो है हिटलर का शुरू हुआ। अब हम देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन को, पुनर्निर्माण को। रिकंस्ट्रक्शन यानी एक बार फिर से निर्माण। पूरी जर्मनी का जो है क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कर दिया गया। हिटलर असाइन्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हजलमर सेसेट, who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program। अब हिटलर ने आर्थिक रिकवरी की जिम्मेदारी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वार्स जो हुए थे उनमें जर्मनी जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, लो हो गया था, कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था, टूट गया था लगभग। तो अब इकोनॉमिक रिकवरी की जिम्मेदारी जो है हिटलर किसको सौंपता है, अर्थशास्त्री हेजलमर सेसेट को सौंपता है, जिसका लक्ष्य क्या है, फुल प्रोडक्शन करना, पूरा उत्पादन करना, पूरा रोजगार, और उसका खर्चा कहाँ से आएगा, स्टेट फंडेड यानी राज्य उठाएगा वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के जरिए। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोक्सवैगन। और ये जो प्रोजेक्ट जो था स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो था, इसने प्रसिद्ध जर्मन सुपर हाईवे जो है वो बनाए, उसके बाद लोगों की कार वोक्सवैगन जो है वो बनाई। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। अब देखिए इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ विदेश नीति जो थी उसमें भी हिटलर ने बहुत तेजी से सफलता प्राप्त की। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933।
reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan one people, one empire and one leader. अब देखिए किस तरीके से हिटलर जो है वो फॉरेन पॉलिसी में भी तेजी से सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद ये जो लीग ऑफ नेशंस जो बना था उसको भी 1933 में पुल आउट कर देता है, उखाड़ देता है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बना था, लीग ऑफ नेशंस बना था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी 1919 में। ठीक है, अब इसको 33 में ही इसने क्या कर दिया, उखाड़ फेंका। और जो राइनलैंड वाला हिस्सा जो था जर्मनी का, ये फ्रांस ने छीन लिया था, इसको वापस 1936 में कब्जे कर लिया। किसने? हिटलर ने। और उसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है उनका भी क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया 1938 में, यानी जोड़ दिया। किस नारे के तहत? एक व्यक्ति, एक साम्राज्य, एक ही लीडर। He then went on the West German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. और ऑस्ट्रिया और जर्मनी का इंटीग्रेशन, एकीकरण करने के बाद हिटलर जो है कहाँ जाता है, वेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेटलैंड में, यानी जहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, कहाँ, सुडेटलैंड में। और फिर वहाँ से चला गया चेकोस्लोवाकिया एंड गॉबल्ड अप द एंटायर कंट्री, और इस तरीके से पूरे राज्य को उसने निगल लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। और ये सब जो इसने किया, इसमें बिना कहे सपोर्ट किसका मिला उसको, इंग्लैंड का। यानी सामने नहीं आया इंग्लैंड, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट मिला इसको। इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा, किसी की तरफ नहीं गया। Which had considered the वर्सेलीज वर्डिक्ट टू हार्श, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो इस वर्सेलीज की जो वर्डिक्ट जो थी इसको हार्श मान रहा था कि ये गलत है, इसलिए इंग्लैंड जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गया। और जैसे इंग्लैंड न्यूट्रल हो गया तो उसका फायदा जो है हिटलर ने उठा लिया। These quick successes at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country। और ये तेजी से सफलता जो घर में और घर से बाहर, यानी जर्मनी और जर्मनी से बाहर हिटलर को मिल रही थी, इससे ये लग रहा था कि देश का डेस्टिनी जो है, भाग्य जो है वो तेजी से रिवर्स हो रहा है, तेजी से वापस सही हो रहा है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। हिटलर जो है यहाँ पर नहीं रुका और आगे चला। आगे क्या किया? सेसेट हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन rearmament as the state still ran on deficit financing। अब हिटलर जो है यहाँ पर रुका नहीं, तो सेसेट जो इकोनॉमिस्ट था, ये सलाह देता है किसको? हिटलर को। क्या सलाह देता है? कि ये इन्वेस्ट जो है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट जो है वो आप किस में मत करो, रीआर्मामेंट में मत करो, यानी फिर से हथियार बनाने में मत करो, क्योंकि अभी भी जर्मनी में क्या है, डिफिसिट फाइनेंसिंग चल रही है, यानी अर्थव्यवस्था जो है वो घाटे में चल रही है, इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुई है। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। और यहाँ पर कॉशियस पीपल जो थे, सचेत या चिंतित नागरिक जो थे, उनके लिए नाजी जर्मनी में कोई स्थान नहीं था। सेसेट हैड टू लीव, इसलिए सेसेट को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि हिटलर जो है वो किसी की सलाह तो मानता ही नहीं था। तो सेसेट ने जो सही सलाह दी वो अच्छी नहीं लगी, तो उसको भी छोड़ना पड़ा। हिटलर चोज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, कि हिटलर ने ये जो समस्या चल रही थी इससे बाहर निकलने का तरीका किसको चुना? युद्ध को ही चुना। कि वो किससे बाहर निकल सकता था इस स्थिति से, परिस्थिति जो उसके सामने आई हुई थी उसमें युद्ध से ही बाहर निकल सकता था। यहाँ पर देखिए मैप में हमें दे रखा है एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर यूरोप 1942, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उससे पहले नाजी पावर जो है वो कहाँ कहाँ फैला,
तो वो आप मैप में देख सकते हैं। देखिए मैप में हमें येलो कलर से ये जो है ये ग्रेटर जर्मनी है, ठीक है। उसके बाद पावर्स कोऑपरेटिंग विद द एक्सिस, ये जो है स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये क्या कर रहे थे, जर्मनी को हेल्प कर रहे थे, ठीक है। फिर टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन ने जो है इन टेरिटरीज पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसमें ये और ये, ठीक है। इन टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया, डेनमार्क, नॉर्वे और इधर वाला ये हिस्सा, ठीक है। फिर इटली एंड इट्स टेरिटरीज कौन सी थी, ये इटली और ये अल्बानिया और ये वाला इसके टेरिटरीज थे। न्यूट्रल कंट्रीज में आप देखेंगे तो स्वीडन है, आयरलैंड है, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ये क्या थे, ये न्यूट्रल कंट्रीज थे, ये किसी की भी तरफ नहीं थे। और यूनाइटेड किंगडम जो है बिल्कुल ही साइड में था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे कि उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस जो है कि हिटलर ने जो सामने जो आर्थिक संकट जो आ रहा था उससे बचने के लिए किसको चुना, युद्ध को चुना, कि मैं युद्ध करके जीत जाऊंगा और जीत जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा आर्थिक संकट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये किसने सोचा, हिटलर ने। यानी हिटलर ने जो है क्या करने का प्रयास किया, युद्ध के जरिए जो है अपनी आर्थिक समस्याएं जो थी, आर्थिक प्रॉब्लम जो थी, क्राइसिस जो था, उसको पूरा करने का प्रयास किया। रिसोर्सेज वर टू बी एक्युमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, वो क्या चाहता था, आर्थिक विकास करने के लिए रिसोर्सेज जो है ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट करना चाहता था। और वो रिसोर्सेज एक्युमुलेट किससे होते, साम्राज्य का विस्तार करके, जहां रिसोर्सेज थे उन एरियाज को कंट्रोल करके ही वो क्या कर सकता था, रिसोर्सेज को एक्युमुलेट कर सकता था। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए सितंबर 1939 को जर्मनी जो है किस पर हमला कर देता है, पोलैंड पर हमला कर देता है। दिस स्टार्टेड ए वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, और पोलैंड पर जैसे जर्मनी हमला करता है युद्ध शुरू हो जाता है किसके साथ, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। इन सितंबर 1940 ए ट्रिपार्टिटी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। अब देखिए सितंबर 1940 में एक ट्रिपार्टिटी पैक्ट यानी 3 पावर्स के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है। किस किस के बीच में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, ताकि हिटलर जो है उसका दावा जो था अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने का, उसको और ज्यादा मजबूती मिल गई। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। अब देखिए नाजी जर्मनी के सपोर्टिव जो रेजिम्स जो थे उनमें पपेट्स थे, रूलर्स, तो वो पपेट रेजिम्स जो है वो इंस्टॉल किए गए यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में। यानी यूरोप के जो अदर स्टेट्स जो थे उन पर क्या कर लिया गया, हिटलर ने अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन पपेट रेजिम्स वहां पर स्थापित कर दिए। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वाज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, और 1940 तक आते आते हिटलर जो है वो अपनी पावर की किस पर था, हाइट पर था, पीक पर था। पिनेकल यानी पीक, चोटी पर, चरम उत्कर्ष पर, ठीक है। अब देखिए हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंकरिंग ईस्टर्न यूरोप। हिटलर का जो है लंबे समय से एक उद्देश्य था कि पूर्वी यूरोप पर भी वो अपना पूरा कब्जा चाहता था। तो अब वो अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. वो चाहता था कि जर्मन लोग जो हैं उनको पूरी फूड सप्लाई मिले और रहने के लिए अच्छी जगह भी मिले। He attacked the Soviet Union in June 1941, और इसी दिशा में हिटलर जो है उसने हमला किया किस पर, सोवियत यूनियन पर। कब, जून 1941 में। इन दिस हिस्ट्रिक ब्लंडर
Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front of the powerful Soviet armies. और अब यहाँ पर जब ये सोवियत यूनियन पर हमला करता है तो इस ऐतिहासिक गलती, ब्लंडर यानी मिस्टेक जो हिटलर ने की, इससे क्या हुआ, वो एक्सपोज हो गया, जर्मन वेस्टर्न फ्रंट जो है वो ब्रिटिशर्स के प्रति एक्सपोज हो गया, एरियल बॉम्बिंग हुई वहां, एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज, और जो पूर्वी सीमा जो थी वो सोवियत सेना के सामने एक्सपोज हो गई, यानी चारों तरफ से जर्मनी घिर गया। पश्चिम में तो ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग होने लगी और पूर्व में पावरफुल सोवियत आर्मीज आ गई। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. अब देखिए क्या होता है, पूर्व की तरफ से जो पावरफुल सोवियत आर्मी जो होती हैं, रेड आर्मी कौन सी थी, स्टालिन वाली, बोल्शेविक्स वाली, उसने क्या किया, क्रश कर दिया और बहुत ही शर्मनाक हार जो है वो जर्मनी की हुई, कहाँ, स्टालिनग्रेड में। After this, the Soviet Red Army hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. और इसके बाद सोवियत रेड आर्मी के सैनिक जो थे उन्होंने इतना दौड़ाया, जर्मनी की जो रिट्रीटिंग सोल्जर्स जो थे, वापस भागते हुए सैनिक जो थे, उनको इतना दौड़ाया कि कहाँ तक पहुंच गए, दौड़ते दौड़ते हार्ट ऑफ बर्लिन, बर्लिन तक पहुंच गए। Establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. और इसके बाद जो है सोवियत जो आर्मी जो थी, या सोवियत रेड आर्मी जो है, या हम कह सकते हैं यूएस जो है, यूएसएसआर जो है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया पूरे पूर्वी यूरोप पर लगभग आधी शताब्दी तक। मीनवाइल The USA had resisted involvement in the war. अब इस दौरान यूएसए जो है वो युद्ध से बाहर था, युद्ध में शामिल नहीं होता है। It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. क्योंकि यूएसए एक बार फिर जो है वो आर्थिक समस्याओं को नहीं झेलना चाहता था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसके सामने इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो उसको झेलना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बाहर ही रहना चाहता था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वार फॉर लॉन्ग। लेकिन अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो ज़्यादा समय तक इस सेकेंड वर्ल्ड वार से बाहर नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, क्योंकि पूर्व में जापान जो है वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसेस इन द पैसिफिक। और जापान जो अपनी पावर को एक्सपेंड करते हुए वो फ्रेंच इंडो चाइना वाला हिस्सा जो है उस पर कब्जा कर लेता है। अब योजना बनाता है यूएस नेवल बेस पर हमला करने का, कहाँ, पैसिफिक में। When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. और उसके बाद जापान जो है अपना सपोर्ट हिटलर को देता है और इधर अपनी पावर को एक्सटेंड करता ही है और हिटलर को सपोर्ट देता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जापान जो है यूएस का जो नेवल बेस है, कौन सा, पर्ल हार्बर, उस पर बॉम्ब डाल देता है। और इस वजह से यूएस जो है ये भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो जाता है और फिर जापान पर बॉम्ब डालता है यूएसए, कहाँ कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर मई 1945 में। ठीक है, तो देखिए अब द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वार एंडेड इन मई 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। अब आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे यूएसए शामिल हो जाता है तो इस युद्ध का अंत हो जाता है मई 1945 में। हिटलर जो है बुरे तरीके से हार जाता है और यूएस जो है वो एटम बम डाल देता है जापान के हिरोशिमा पर और दूसरे दिन नागासाकी पर। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war.
और अब इसी ब्रीफ अकाउंट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, इसके संक्षेप में अकाउंट पढ़ने के बाद एक बार फिर हम हेलमत और उसके पिता की कहानी पर आ जाते हैं, जो कहानी नाजी क्रिमिनलिटी की है, यानी नाजी अपराध की है युद्ध के दौरान। कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये नाजी लोग जो हैं उन्होंने लोगों पर क्या क्या अत्याचार किए थे, जिनका बदला जो है इनकी हार के बाद इनसे लिया जाना था, उस पर वापस आ जाते हैं। तो आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में कि किस तरीके के अत्याचार जो है, क्रिमिनलिटी जो है, नाजी क्रिमिनलिटी जो है ड्यूरिंग वार क्या हुई थी, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम समझ गए हैं कि नाजी किस तरीके से हारे, हिटलर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हार गया, और हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारते ही हिटलर जो है वो क्या कर लेता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। तो सुसाइड कमिट क्यों करता है, उसके पीछे क्या कारण थे, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसने लोगों को क्या क्या पीड़ाएं दी थी, किस तरीके से उनको परेशान किया था, जिसके चलते उसको डर के मारे सुसाइड करना पड़ा था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।